अगर कहें जब से मैं दिल्ली आया, जब मैं दिल्ली आया उसके पहले मैं 10 सालों से मुंबई में रह रहा था, यानी कि अब तो नहीं रह रहे हो, यानी परफेक्ट हो गया, खत्म। लेकिन 10 सालों से कंटिन्यूड क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस चला, यानी कि कॉन्टिन्यूस टेंस भी है। 10 साल रहे तो कंटिन्यूड है, और अब तो नहीं रह रहे हो, यानी परफेक्ट भी हो गया। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम कहीं फ्यूचर के एक पॉइंट ऑफ टाइम में खत्म मामला करेंगे। कैसे? हम उसको पॉइंट ऑफ टाइम दिखा देंगे कि वहां खत्म होगा। कैसे? अगर आप पूछोगे आप दिल्ली में कितने सालों से रह रहे हो, और मुझे याद आएगा कि करीबन मैं 10 साल पहले आई थी, तो फिर मैं बैठ के ऐसे गिनूंगी नहीं कि मैं 10 साल पहले जनवरी में आई थी और अभी चल रहा है जून, तो 9 साल हो गए, और फिर 6 महीने हो गए, और फिर कितने दिन हो गए, वो नहीं गिनूंगी। मैं कहूँगी बस इस साल के अंत तक मुझे दिल्ली में रहते हुए 10 साल हो जाएंगे। कई बार नहीं कहते हो कि बस इस महीने के अंत तक मुझे यहाँ पढ़ते हुए 3 महीने हो जाएंगे, क्योंकि आप 25 तारीख को ये बात अगर कह रहे हो तो थोड़ी गिनोगे कि 2 महीने हो गए और 25 दिन हो गए, तो कहोगे बस मैम इस महीने के अंत तक मुझे यहाँ पढ़ते हुए 6 महीने हो जाएंगे। इसका मतलब कि आप एक फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम को ख़त्म दिखा दिए, इस महीने के एंड तक, इस वीक के एंड तक, इस ईयर के एंड तक, है ना, मंडे तक मुझे यहाँ पढ़ते हुए, यानी कि तब तक फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब आओ तीनों एक साथ देखो। मैंने कहा पास्ट में शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में शुरू हुआ, चला, पास्ट में ही खत्म, यानी कि अब मुंबई में नहीं रह रही हूं मैं। पास्ट में शुरू हुआ 10 साल पहले, चला, पास्ट में खत्म, तो हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर तक जारी रहेगा, और फ्यूचर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बताओ कोई प्रॉब्लम है? मैंने कहा आई हैव बीन लिविंग, यानी अगर प्रेजेंट की बात है तो फॉर्मेशन है हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बीन लिविंग, बीन प्लस V1 ing। ठीक है, पास्ट में कहा आई हैड बीन लिविंग, पास्ट करना है तो इसको हैड कर दिया। फ्यूचर में आई शैल मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, फिर बीन लिविंग, यानी विल या शैल अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, have again been living। देखो, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V1 ing, और उसके बाद फॉर और सिंस लगेगा। लेकिन ध्यान रखना, हम फॉर और सिंस इनमें और इनमें लगाते हैं, फ्यूचर में हम फ्रॉम लगाते हैं, इसलिए मैं सिंस लगा दिया मैंने, फ्रॉम लिख दूं और ब्रैकेट में लिख दूं फ्यूचर। मैं समझाऊंगी पूरा डिटेल में, अभी तो नहीं, पूरा डिटेल में समझाऊंगी। V1 ing प्लस फॉर या सिंस, और फ्रॉम चलेगा सिंस के जगह पे फ्यूचर वाले वाक्य में, प्लस टाइम, इसके बाद क्या आना चाहिए, टाइम। ये है आपका स्ट्रक्चर। फिनिशर्स होगा हमन, सिंस और फॉर कब लगेगा, अभी रुक जाओ, अभी नहीं बता पाएंगे, थोड़ा सा रुको। The parents had given, बिफोर दे लेफ्ट है ना, बिफोर के बाद सिंपल पास्ट है, तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट होगा चंदन। The parents had given, एक्सप्लेन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो क्या कहा मैंने, मैं दिल्ली आई बचपन में, या बचपन से ही दिल्ली में रह रही, तो क्या है, बचपन में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है ना, यानी पास्ट में शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट में शुरू हुआ,
चला पास्ट में खत्म, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर की किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक जारी रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये देखो अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो करने चलते हैं। पहले यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे ना, उनको हम डिफरेंट क्राइटेरिया में बांट देते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम वर्ब बेस्ड खत्म कर ले, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसीलिए ज्यादा कुछ मतलब नहीं उसको करने का, तभी मैं पहले ये खत्म कर दे रही हूँ। लिखो सेंटेंसेस। चलो शुरू करें।
वर्ब बेस्ड में क्या है, देखो ध्यान से, हम पढ़ चुके हैं कि लव, लाइक, एडोर, हेट, प्रेफर, ये सब आईएनजी फॉर्म में नहीं आता। लेकिन अभी जो स्ट्रक्चर पढ़ा उस सब में तो आईएनजी फॉर्म है। अब अगर लव आईएनजी फॉर्म में आ गया तो ये तो गलत हो गया। यानी कि लव अगर कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं आएगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में भी नहीं आएगा। तो फिर क्या करेंगे, तो इसको परफेक्ट बना दो, हैव लव्ड। ठीक है। देखो दूसरा, हम लोग सोचते हैं अच्छा ये देखो फॉर प्लस टाइम है, तो फॉर प्लस टाइम में इज एम आर नहीं होता, हैव बीन होता है। हम लोग ये लगा कर छोड़ देते हैं। भाई इसको आपने टेंस के अकॉर्डिंग सही कर दिया, लेकिन वर्ब के अकॉर्डिंग रॉन्ग रह गया। क्यों? क्योंकि नो आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा। नो आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा तो क्या करें, आई हैव नोन, ये होगा, आई हैव नोन। उसी तरह से प्रेफर भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा तो सोचते हैं अच्छा फॉर इयर्स है तो इज एम आर को हटा के हैव बीन लगा देते हैं। सब गलत है, ही हैज प्रेफर्ड होगा, क्योंकि हम इनको आईएनजी फॉर्म में लगा ही नहीं सकते। और इंडियंस हैव बीन लाइकिंग देयर फेस्टिवल्स, गलत है, इंडियंस हैव लाइक्ड देयर फेस्टिवल्स। अनंत काल से, टाइम इमेमोरियल का मतलब होता है अनंत काल, बहुत पहले से, मतलब इतने पहले से कि हमारी मेमोरी में भी नहीं है कब से। हाँ, बिफोर कमिंग टू दिल्ली सही था, कमिंग का स्पेलिंग सही करो विनीत। फिनिशेस होगा ना यार, आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का कंडीशनल सेंटेंस बता दिया हरमन, until she finishes, until भी नहीं होता, unless होता, लेकिन चलेगा until, आपने वर्ब में गलत दे दिया है इसीलिए फिनिशेस होगा। will have plus been in future perfect continuous, of course स्ट्रक्चर जो लगाया है मैंने आपको, will have plus V1 ing होगा ना, वो तो आप परफेक्ट, वो तो आपने नहीं, आपने परफेक्ट का लगा दिया, कंटिन्यूअस में कैसे होगा। हाँ, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स होगा, फ्रॉम नहीं होगा, फॉर 10 ईयर्स। फ्रॉम बाद में बताऊंगी मैं सिंस के साथ। टाइम इमेमोरियल के साथ फ्रॉम, सुनो कुछ लोग एक क्वेश्चन एसएससी का पकड़ के गलत पढ़ा रहे हैं आज भी। सिंस और फ्रॉम दोनों होता है टाइम इमेमोरियल के साथ, ठीक है, टाइम इमेमोरियल के साथ दोनों होता है। कहाँ बीन हटाया मैंने, यहाँ पे बीन कहीं हटाया है क्या? मैंने कहा आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, तो इंडियंस हैव, सॉरी इंडियंस हैव लाइक्ड होगा ना, लाइक्ड, सॉरी लाइक्ड। बीन क्यों हटाया ये पूछ रहे हो? इसलिए हटाया क्योंकि हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चाहिए ही नहीं, हमें परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट। बीन क्या करेंगे, ये तो कॉन्टिन्यूअस लगा रहा है इसको, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं लगाया, हमें प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए। मतलब जिन वर्ब्स का प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होता वो कंटिन्यूअस में भी नहीं आता तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी नहीं आएगा। कॉन्टिन्यूअस में उनको हटा के सिंपल बनाते थे, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में उनको हटा के परफेक्ट बनाएंगे। ठीक है, लिखो, जिन वर्ब्स का प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होता, those verbs that do not come in ing form उनका प्रयोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी नहीं हो सकता, cannot come in perfect continuous tense, cannot come in perfect continuous tense।
इन्हें परफेक्ट टेंस में लगाएं, यूज देम इन परफेक्ट टेंस। क्या कहा? जिन वर्ब्स का प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होता वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई? इनका फॉर्मूला में ही, इनके स्ट्रक्चर में ही V1 आईएनजी है, तो फिर क्या करें? उनको परफेक्ट कर दो। तो वहां क्या कर रहे थे? वहां पे कॉन्टिन्यूअस में था, इसलिए बगल वाले में कर दिए। बगल में कौन था उसका? इंडेफिनिट। यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, किसके साथ कर दिए? परफेक्ट में कर दिए। यानी जस्ट अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले में हो जा रहा है। क्या हमने पढ़ा है? सिंपल, फिर पढ़ा कॉन्टिन्यूअस होता है, फिर पढ़ा परफेक्ट होता है, फिर पढ़ा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो आईएनजी इसमें था, आईएनजी इसमें था। जिन वर्ब्स का प्रयोग इसमें नहीं होता वो क्या करेंगे? इनमें नहीं होगा तो ये बना दो, इनमें नहीं होगा तो ये बना दो। बगल वाले में चला गया वो। यानी कॉन्टिन्यूअस में नहीं आ सकता तो सिंपल में लगा दो, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं आ सकता तो परफेक्ट में लगा दो। ये सबसे पहला यूज है जो आपको देखना जरूरी था। नेक्स्ट आओ, बड़े सेंटेंसेस लिखो। फोर्थ सेंटेंस क्या था? बेटा फ्यूचर का नहीं था, वो जो टाइम इमेमोरियल है ना, टाइम इमेमोरियल एक फ्रेज के रूप में यूज होता है जिसके साथ सिंस ऑफ फॉर्म और फ्रॉम दोनों लगता है। अभी रुको, आप लोग सिंस ऑफ फ्रॉम में मत अटको, मैं अपने आप कराऊंगी। आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ लेते हो, इतना ना आगे का पूछने लगते हो। रुक जाओ अभी। हाँ, कंप्लीशन दिखा रहा है इसलिए हैज फिनिश चलेगा, हैव फिनिश चलेगा। हरमन, मैं अभी आपको फॉर और सिंस पढ़ाया ही नहीं है मैंने, तो क्यों उसके लिए परेशान हो रहे हो? अच्छा सॉरी, इसमें नॉवेल्स नहीं था, लेटर्स करो। नॉवेल्स तो हो ही नहीं सकता है, लेटर्स करो। इसको सुधार दो ताकि मैं एक्सप्लेन करने में मुझे कंसेप्ट में प्रॉब्लम ना हो। नॉवेल्स को लेटर्स बना दो, ठीक है? अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं कहूं कि मैं सुबह से 10 लेटर लिख रही हूं कि 10 लेटर लिख चुकी हूं, खुद सोचो।
कि क्या 10 लेटर एक साथ लिखोगे? नहीं, एक के बाद एक लेटर्स लिखोगे, यानी एक खत्म होगा उसके बाद लिखेंगे दूसरा ना। ये थोड़ी है कि मैं 10 पेजेस ले लूंगी और 10 पेजेस लेके और सब में लेटर लिखना एक साथ शुरू करूंगी, नहीं होता ऐसा। यानी जब n नंबर ऑफ एक्शंस दिए हों और ये सारे एक्शंस एक साथ नहीं हो सकते, तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे ऐसे। मैं क्या कहूंगी, मैं सुबह से 10 लेटर लिख चुकी हूं, आई हैव रिटन होगा। उसी तरह से मॉर्निंग से 7 बजे से अगर मैं कहूं कि सुबह 7 बजे से आज मैंने 10 बैचेस पढ़ाए हैं, तो कहोगे 10 बैचेस पढ़ा चुके ना, 10 बैचेस साथ में थोड़ी बिठा के पढ़ा रहे हो आप, है ना। अगर हम कह रहे हैं कि मैंने 10 क्लासेस ली है, बैचेस तो साथ में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन क्लासेस मतलब अलग अलग क्लास की बात हो रही है। तो ही हैज बीन टेकिंग 10 क्लासेस नहीं होगा, ही हैज टेकन 10 क्लासेस होगा, ठीक है। उसी तरह से 7 साल में उन्होंने 10,000 रन बनाए हैं, ये कहना चाहोगे? ये थोड़ी कहोगे कि 10,000 रन 7 साल में बना रहे हैं, सारे रन एक साथ थोड़ी बनाएगा वो क्या करेगा? ही हैज स्कोर्ड। आया समझ में? यानी इन तीनों सेंटेंसेस में क्या कहा मैंने? मैं कह रही हूं कि n नंबर ऑफ एक्शंस दिए हैं, n नंबर ऑफ एक्शंस दिए हैं और ये सारे काम एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए यहां पे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं परफेक्ट टेंस लगाएंगे, ठीक है। लिखो, अगर एक वाक्य में n नंबर ऑफ एक्शंस दिए हों, if n number of actions are given in a sentence, और वो सभी एक्शंस एक साथ नहीं हो सकते, and those actions cannot take place together, और वो सभी एक्शंस एक साथ नहीं हो सकते, and all the actions cannot take place together, तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्थान पर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। We will use perfect tense in place of perfect continuous tense. परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्थान पर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। We will use perfect tense in place of perfect continuous tense. ठीक है, ये हमारा सेकेंड पॉइंट था जो हमें पढ़ना था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। चलो अब तीसरा पॉइंट आओ, और वो है अब टेंस बेस्ड, ठीक है। अब हम टेंस बेस्ड करते हैं कि टेंस में क्या मिस्टेक दे सकता है। देखो,
लिख लिया? ये सारे हैं टेंस बेस्ड। अब देखो टेंस बेस्ड में कैसे आया, अभी मैं आपको इसमें कंप्लीटली बता दूंगी। देखो क्या होता है, मैं कह रही हूँ मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, फिर याद आएगा अरे 5 बजे से पढ़ा रही हूँ तो मैं कहूँगी आई एम टीचिंग सिंस 5 o'clock, क्योंकि पढ़ा रही हूँ तो हमें पता है आई एम टीचिंग सफिशिएंट है। लेकिन फिर ध्यान आया टाइम का तो हमने सिंस 5 o'clock भी लगा दिया, और वही काम इसमें करते हैं। कहते हैं वो आपका इंतजार कर रहा है तो ही इज वेटिंग फॉर यू, और फिर कह देते हैं 5 बजे से तो सिंस 5 PM। गलत है। जैसे सिंस या फॉर दिख गया और टाइम दिख गया, सिंस के बाद टाइम दिख गया, तो हमें याद होना चाहिए स्ट्रक्चर, हम इज एम आर नहीं लगाएंगे, हम हैज बीन और हैव बीन लगाएंगे, है ना। अब क्या देखना है, अगर इज एम आर होगा तो हम हैज बीन कर देंगे, और अगर यही वाला वॉस होता तो हम हैड बीन कर देते। मतलब ज़्यादा उतना सोचना नहीं पड़ता, खाली ध्यान रखना ऐसे कि इज एम आर है तो याद रखना इज एम आर जैसे दिखा सिंस और टाइम के साथ तो हम तुरंत उसको हैज बीन रख दिए, और जैसे वॉज वर दिखा तो उसको हैड बीन बना दिया। ठीक है, अब आते हैं क्या, देखो फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है हर संभव प्रयास करना, टू एग्जॉस्ट ऑल मीन्स, चाहे टू मेक ऑल एफर्ट्स, ये होता है हर संभव प्रयास करना। और फॉर डोंकी ईयर्स का मतलब होता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, कई सालों से। फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब कई सालों से। तो मैंने कहा कि वो हर संभव प्रयास कर रहा है कई सालों से जस्टिस पाने के लिए, न्याय के लिए। तो मैं कहूंगी ही इज रनिंग। अरे फॉर और टाइम दिया हो तो इज एम आर तो आ ही नहीं सकता, फिर ही है तो हैज बीन लगा दो, है ना। इज एम आर है तो हैज बीन लगा दिया, और वॉस होता
तो हैड बीन लगा देते हैं। बोलो कोई प्रॉब्लम? मैं जानबूझ के आपको सेंटेंस में कुछ इडियम्स वगैरह या फ्रेज वगैरह दे दे रही हूँ, क्यों? ताकि उलझा दूं, तो आप उसी में उलझे रहो, तो एक दो छोटा सा मिस्टेक है उसी को नहीं देख पा रहे। प्ले ट्रांस, टू प्ले ट्रांस का मतलब होता है बिना अनुमति के एब्सेंट रहना। ठीक है, टू बी एब्सेंट विदाउट परमिशन। अब मैं कह रही हूं सिंस द बिगनिंग, द बिगनिंग मतलब टाइम, सिंस के बाद टाइम दिया हो तो इज एम आर तो होगा ही नहीं, फिर हैज बीन लगाओ। यानी शुरू से ही बिना परमिशन के वो एब्सेंट हो रही है ना। और टू बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है मेहनत करना, टू वर्क हार्ड। मिडनाइट ऑयल जला के वही बैठ के पढ़ता है जिसकी पढ़ाई की टेंशन होती है, तो टू वर्क हार्ड। अब वही किया, देखो फॉर 4 years, फॉर के बाद टाइम दिया है तो इज एम आर तो बिल्कुल नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? हैज बीन। तो सारे सेंटेंसेस में क्यों इज एम आर लगा रहे हैं? V1 भाई आदत होती है। क्या कहते हैं? राहुल मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, तो बहुत मेहनत कर रहा है तो ही इज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल 4 सालों से। अब फिर क्या करते हैं? ही इज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, फिर याद आया 4 सालों से लगा दिया। भाई 4 सालों से लगाने से पहले आपको फिर इज एम आर गलत हो गया, आप फिर नहीं लगा सकते हो। ठीक है, अब आओ एक और सेंटेंस देखो। यस विनीत, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप अगर स्पोकन हटा दो तो रिटन में पॉइंट ऑफ टाइम हमेशा रहेगा, और वो पॉइंट ऑफ टाइम जब फॉर अ सिंस बताएंगे ना तब डिटेल में बताएंगे। आफ्टर हिम और लुक टू में मतलब क्या हुआ? आप क्वेश्चन सही तरीके से पूछिए। ही इज लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। फॉर 5 years जैसे देखा ना, बंदा फट से कहता है ही इज लिविंग नहीं होगा, ही हैज बीन लिविंग होगा। पहले तो पूरा पढ़ना सीखो ना सेंटेंस। कह रहे हैं कि वो 5 सालों से दिल्ली में रह रहा था जब पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। केम टू अरेस्ट, केम मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जब पकड़ने आई तो उसे दिल्ली में रहते हुए 5 साल हो गए थे, हो गए हैं नहीं, इसीलिए हैज हर जगह इज एम आर देख के तुरंत फट से हैज वाला मत ले लेना। आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो पता चलेगा ये पास्ट का सेंटेंस है। व्हेन द पुलिस केम टू अरेस्ट हिम, उस समय क्या था? ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। यानी जहां इज है तुरंत हैज लगाना नहीं, पहले सेंटेंस पूरा पढ़ लेना। ठीक है, तो ये टेंस बेस्ड था। अब खाली बच गया फॉर अ सिंस, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल में कराऊंगी। मैंने वर्ब बेस्ड करा दिया, टेंस बेस्ड करा दिया, और एक और जगह करा दिया जहां पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं आता, जब n नंबर ऑफ एक्शंस दिए हो तो, है ना। फॉर अ सिंस और फ्रॉम डिटेल में कराना पड़ेगा। चलो वो क्या आप निकालो।
चलो देखो ध्यान से, मैकेबर, मैंने कहा मैकेबर मतलब कुछ ऐसा फीलिंग दे रहा है वो जो अनप्लेजेंट सा है। जैसे मैंने कहा हिंदी से रिलेट कर सकते हैं कि मैकेबर को हम रिलेट कर सकते हैं जैसे मैकेबर मकबरा की तरह। मकबरा मतलब जहाँ पे कुछ ऐसा मकबरा होता है आपको अनप्लेजेंट सा फीलिंग आता है, अच्छा नहीं लगता, वहाँ पे डर सा फीलिंग आता है, तो दैट द सेम फीलिंग इज गिवन बाय मैकेबर। सो मैकेबर इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स अनप्लेजेंट। अब आओ रिपल्सिव। रिपल्सिव बना है किस वर्ड से? ये बना है रिपेल से। कभी दो मैग्नेट को ले आओ आसपास और दोनों का नॉर्थ पोल एक साथ लाने की कोशिश करो, आप देखोगे दोनों कभी भी नहीं सटेगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो रिपल्सिव वही होते हैं जो रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते हैं, यानी कि देख के आपको दूर भागने की फीलिंग आएगी, अच्छा महसूस नहीं होगा, वो आपको हॉरिबल लगेगा, हॉरिबल, हॉरेंडस। देखो थोड़ा सा रिदम लग रहा है ना, हॉरिबल, हॉरेंडस सिनोनिम है। ग्रूसम वही, मतलब अगर कोई एक्सीडेंट देख लेते हो तो कैसा फीलिंग आता है, अनप्लेजेंट सा। ग्रूसम, आपको वहाँ खून खून दिख रहा है, तो ये सारे फीलिंग्स देने वाले जो होते हैं वो मैकेबर होते हैं, है ना, एडजेक्टिव हो गया। अब आओ, अगर मैं रिपेल कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ कि नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करता है, तो नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करता है, तो रिपल्सिव का उल्टा अट्रैक्टिव होगा। यानी जो चीज अच्छा लगे वो एंटोनिम हो गया, राइट? लिखो सिनोनिम। ये चार एंटोनिम लिखो, ये एंटोनिम का साइन है, एंटोनिम लगाइए। ठीक है, मैंने कहा मैकेबर उस फीलिंग को देता है जो एक मकबरा देता है, आपको देख के डर लगता है, वो फीलिंग आता है। रिपल्सिव का देख के वहां से दूर भागने का मन करता है, लेकिन उसका उल्टा क्या होगा, अट्रैक्टिव। व्हाट इज अट्रैक्टिव? जो आकर्षित करता है। अब विच, ये जो विच वर्ड है ना, विच का दो मीनिंग है, एक होता है जादूगरनी और एक होता है चुड़ैल। तो मैं आती हूँ उस मीनिंग पे, जादूगरनी पे। जादूगरनी क्या करेगी, आपको जादू और मोहित कर लेगी, है ना, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। तो बिविचिंग होता है अट्रैक्टिव, यानी मोहित करने वाला। जानते हो चैंट हम मंत्र करते हैं ना, मंत्र जो होते हैं ना उसका जाप किया जाता है ना, उसको चैंट करते हैं। तो मंत्र मुग्ध वर्ड सुने हो ना, मंत्र मुग्ध का मतलब ही तो हुआ एन्चैंटिंग, यानी कि अगेन अट्रैक्टिव, है ना। मेस्मराइजिंग, बिविचिंग, अट्रैक्टिव, ये सब क्या है, इसका एंटोनिम है। सो द फर्स्ट वर्ड इज मैकेबर, जिसका सिनोनिम एंटोनिम हमने आपको बता दिया, राइट। नेक्स्ट वर्ड आओ, दैट इज शोविनिस्ट। देखो मैंने कहा शोविनिस्ट, शोविनिस्ट शो ऑफ करते हैं, जानते हो, शोविनिस्ट शो ऑफ करते हैं। कौन क्या शो ऑफ करेंगे? आप उस चीज को शो ऑफ नहीं करते जो अपने आप को अर्न करते हो, आप वो चीज का दिखावा नहीं करते जो आपकी कमाई होती है, जो आपके मेहनत की होती है। आप वो चीज शो ऑफ करते हो जिसमें आपका कोई योगदान नहीं होता। जैसे देखते हो जो अंग्रेज होते हैं वो हम पर रूल किए और हमें बहुत दबाए हैं, वो बहुत ही कुचले हैं। क्यों? उनको एक फीलिंग था, भाई मैं वाइट हूँ, मैं सुपीरियर, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स में सुपीरियर क्वालिटी में आता हूँ, है ना।
तो उन्हें अपनी नस्ल पे नाज था। इसीलिए रेसिज्म देखते हो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो वो शोविनिस्ट क्यों हो जाते हैं कुछ लोग? क्योंकि उनको अपनी नस्ल पे घमंड होता है, राइट? और इंडिया में देखते हो एक फीलिंग आती है लड़कों को कि मैं मर्द हूँ, है ना? हालांकि उसमें उनका कोई योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी वो फीलिंग जो होती है ना कि मैं मर्द हूँ, वही फीलिंग है शोविनिस्ट। तभी कई बार हम लोग कहते हैं ना मेल शोविनिस्ट, मतलब क्योंकि शोविनिज्म दो चीज पे होता है, इसीलिए क्या है? वन हु इज प्राउड ऑफ हिज रेस मतलब हो गया वही नेशनैलिटी से भी रिलेटेड कह सकते हो, और जेंडर। शोविनिस्ट। सी ब्लिस में आओ, मैं 2-3 वर्ड्स सबको बताऊंगी ब्लिस से रिलेटेड। एक बहुत फेमस कहावत है, इग्नोरेंस इज ब्लिस, पहला। और एक और लिखो, इससे मैं सिखाऊंगी आपको सेकंड से। ये कोई कहावत नहीं है, इसको सिर्फ सिखाने के लिए आपको ये यूज करूंगी मैं। पग्नेशियस का मतलब क्वारलसम होता है, लड़ाकू जो होते हैं। चलो नेक्स्ट आओ, ब्लिस में आओ। मैंने बताया आपको कि ब्लिस को मैं 2 तरीके से सिखाऊंगी, इग्नोरेंस इज ब्लिस एंड ब्लेस फॉर ब्लिस। क्या है ना, ये एक फेमस कहावत है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस इज ब्लिस का मतलब होता है कि जब आपको जानकारी नहीं होती ना, तो वो हैप्पीनेस देता है आपको। यानी अगर मान लो किसी को ये पता ही नहीं है कि ऐसा करने से ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो बहुत ही आराम से सुखी है। यानी उसको जानकारी नहीं है तो वो खुश रहता है ना? इसलिए कहते हैं ना इग्नोरेंस इज ब्लिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लिस? चलो मैं इससे सिखाती हूँ। ब्लेस और ब्लिस सुनने में एक जैसा लगता है। आपको जो कोई ब्लेस करता है ना, आपके हैप्पीनेस के लिए करता है। वो क्या कहता है कि तुम हमेशा सुखी रहो, तो दे ब्लेस यू फॉर ब्लिस। इसका मतलब ब्लिस का मतलब हैप्पीनेस हुआ। ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस। ये हो गए इसके सिनोनिम। हैप्पीनेस, एक्सटेसी, जॉय, यूफोरिया, ये सब क्या है? सिनोनिम है ब्लिस का। तो हैप्पीनेस का उल्टा क्या होगा? सॉरो। ठीक है, ग्लूम मतलब हो गया उदासी, ये सब उसका एंटोनिम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वर्ड, एंड द 4th वर्ड इज सैडेस्ट। चलो सैडेस्ट के साथ मैं एक और वर्ड कर दूंगी, मैसोकिस्ट। ठीक है, सैडेस्ट का मतलब क्या है? ध्यान से देखना।
जो दूसरों को सैड करके खुश होता है ना, वो सैडिस्ट होता है। मिल गया ना मीनिंग? सैड करके खुश होने वाला सैडिस्ट, दूसरों को सैड करके खुश होने वाला। कैसे सैड करोगे? दुख पहुंचाने के लिए उसको चोट पहुंचाओगे, चाहे फिजिकल हो या मेंटल हो या इमोशनल हो, तो वो व्यक्ति को हम सैडिस्ट कहेंगे। यानी वन हु फील्स हैप्पी by making others sad, या फिर कह सकते हैं by inflicting pain to others। और याद रखने के लिए बस ऐसे याद रखना, दूसरों को सैड करके खुश होने वाला सैडिस्ट, दूसरों को सैड करके खुश होने वाला सैडिस्ट। ठीक है? यानी ऐसे लोग जो होंगे ना, वो मानवता द्रोही होंगे, वो दूसरों को पसंद नहीं करते, वो मानव को पसंद नहीं करते। तो मानवता द्रोही जो होंगे ना, इसको हम कह सकते हैं मिस एंथ्रोप। देखो, मिस का बना हुआ है मिसियन से। मिसियन का मतलब होता है हेट, यानी कि ये जो रूट है, ये है रूट हेट का। और ये एंथ्रोप होता है मानव, जो मानव से नफरत करता है वो मिसएंथ्रोप होता है। ठीक है? मानव से नफरत करने वाला मिसएंथ्रोप, राइट? अब आते हैं, जो सैडिस्ट है वो मानवता से नफरत करता है, तो मानवता से प्यार करने वाला क्या कहलाएगा? तो इसका एंटोनिम लिख लें, फिलैंथ्रोप। देखो, फिल का मतलब हुआ लव, जहां पर भी फिल या फीलिया वर्ड देखते हैं ना, वो लव हो जाता है। मानवता से प्यार करने वाला फिलैंथ्रोप। और ये ऑल्ट्रुइस्ट को ऐसे याद रख सकते हैं ना, ये हालांकि रूट ऑल्टर का है, लेकिन मैं ऐसे नहीं लिख सकती हूं कि ऑल के प्रति ट्रू, यानी सबके प्रति सच्चा, सबका अच्छा चाहने वाला, किसी का बुरा नहीं चाहता है, वैसे लोग ऑल्ट्रुइस्ट होते हैं। हालांकि बना है ये ऑल्टर प्लस ट्रू से, और ऑल्टर का मतलब होता है अदर, यानी अदर के प्रति सच्चा, है ना? यानी दूसरों के प्रति जो सच्चे होते हैं ऑल्ट्रुइस्ट कहलाते हैं। फिलैंथ्रोप या एंटोनिम हो गया मिसएंथ्रोप और सैडिस्ट का। ठीक है? चलो, सैडिस्ट के साथ मैंने मैसोकिस्ट इसलिए कहा था क्योंकि आपको मैसोकिस्ट में सैडिस्ट के डेफिनेशन से बना सकते हैं। वन हू फील्स हैप्पी by inflicting pain to oneself। जब ये होगा ना, तो ये मैसोकिस्ट बन जाएगा। इसलिए लिखो इसका मीनिंग। देखते हो क्या है ये? ऐसे लोग हैं ना, अपने आप को पेन पहुंचा के ना, उनको एक तरह का सेटिस्फैक्शन होता है। समटाइम्स इट इज सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन ऑल्सो। तो ऐसा लोग मैसोकिस्ट कहलाते हैं, बिकॉज दे फील हैप्पी बाय इन्फ्लिक्टिंग पेन टू वन सेल्फ, खुद को ही चोट पहुंचा के। ठीक है? बताओ, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सैडिस्ट एंड मैसोकिस्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टर्न कोट में। इसका पहले सिनोनिम लिखो। एंटोनिम,
हो गया। लॉयल एंड फेथफुल एंटोनिम है और डेसर्टर और एपोस्टेट इसका सिनोनिम है। कैसे बना है टर्न कोड, पहले ध्यान से देखना क्या है टर्न कोड। पहले जब सैनिक ढेर सारे सैनिक होते थे, 20,000 50,000 सैनिक, है ना। आप कभी हिस्ट्री के बुक देखोगे घोड़े पर सवार है, कैप के साथ और कोट पहने हुए, है ना। तो जो सैनिक होते थे ना, उनका एक ड्रेस कोड होता था ताकि पता चले कि हमारे सैनिक हैं। तो क्या होता था, कई बार जब सैनिक हारने लगते थे तो वो क्या सोचते थे कि भाई मारे तो जाएंगे, तो इतना सैनिक है, 20,000 50,000 सैनिक है, कौन किसको पहचानता है। वो क्या करते थे, घोड़े से उतरते थे, फटाफट जो कोई मरा हुआ जो जीत रहा है उसके अगर कोई सैनिक मरा हुआ दिख जाए तो फटाफट उतर के क्या करते थे, अपना कोट टर्न करके उसका कोट पहन लेते थे, है ना। तो वो कोट को टर्न कर लेते थे। उससे क्या होता था कि फिर जो विजयी है ग्रुप उसी के साथ निकल लिए, बच गए, कम से कम जान तो बच गई, है ना। और विक्टिम की तरह जिसे कहते हैं कि जो वॉर में पकड़े हुए जो सैनिक होते हैं उनके साथ बहुत बुरी हालत होती थी, बड़ा बुरा व्यवहार होता था, तो वो उससे बच जाते थे। वहीं से बना है ये टर्न कोड। टर्न कोड का मतलब हुआ जो त्याग दिया, जो अपने दल को, एपोस्टेट का भी सिनोनिम आता है, जो अपने दल को, अपने धर्म को, अपने ग्रुप को, अपने पॉलिटिकल पार्टी को भी जो छोड़ देते हैं ना, उसको एपोस्टेट कहते हैं। यानी अपने धर्म को, अपने दल को, अपने ग्रुप को, अपने पार्टी को छोड़ देने वाले टर्न कोड होंगे, डेसर्टर होंगे। डेसर्ट का मतलब ये होता है त्यागना, और एपोस्टेट ये सब कौन होते हैं, ये जो त्याग देते हैं, जो छोड़ देते हैं। यानी वन हु, इन सब का मतलब हुआ वन हु देखो, जो अपने दल को छोड़ देते हैं, अपने ग्रुप को, अपने पार्टी को, अपने रिलीजियन को, वो उनको हम टर्न कोट या डेसर्टर या एपोस्टेट कहते हैं। और उसका उल्टा होगा वफादार, लॉयल एंड फेथफुल। अब आते हैं ये डिसइंटरेस्टेड। पहले तो मैं आपको 3-4 वर्ड लिखा दूं, इंटरेस्टेड, और उसके बाद नाउन से आया हुआ एक क्वेश्चन है इसी पर, वो मैं आपको दिखा दूं। ये पूरा लिखो, 3 वर्ड है और एक एग्जाम्पल है। देखो, इंटरेस्ट होता है दिलचस्पी, तो इंटरेस्टेड होते हैं जो दिलचस्पी रखते हैं, है ना। लेकिन उसका एंटोनिम डिसइंटरेस्टेड नहीं होता, उसका एंटोनिम अनइंटरेस्टेड होता है। ये होता है दिलचस्पी ना रखने वाले, अनइंटरेस्टेड। तो फिर डिसइंटरेस्टेड क्या होगा? अगर मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं अनइंटरेस्टेड हूं, पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं, अनइंटरेस्टेड हूं। लेकिन अगर मैं कहूं कि जज की बात करें तो जज को दोनों पार्टीज में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए,
अगर इंटरेस्टेड हुआ तो ये प्रॉब्लम हो जाता है ना। जज को क्या होना चाहिए, डिसइंटरेस्टेड, मतलब उनको दोनों में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, दोनों पार्टीज में इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए, उनको डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए। व्हाट इज डिसइंटरेस्टेड? इट इज इम्पार्शियल, अनबायस्ड, मतलब निष्पक्ष। समझ में आया? इसलिए इंटरेस्टेड का एंटोनिम अनइंटरेस्टेड होता है, डिसइंटरेस्टेड का मतलब तो होता है निष्पक्ष, राइट? किसी का पक्ष नहीं लेंगे, दे विल सिट ऑन द फेंस, मतलब ना मैं इधर की हूं ना मैं उधर की हूं, भाई मैं बीच में हूं, यानी कि वो अनइंटरेस्टेड होंगे नहीं बल्कि अनबायस्ड होंगे। गॉट इट? अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन क्या आया था, पॉलिटिकल पार्टीज को जो इलेक्टोरेट है ना, यानी कि वोट देने वाले, उनके डिसइंटरेस्टेडनेस ने सरप्राइज कर दिया। अब एक बात बताओ, डिसइंटरेस्टेडनेस क्या इलेक्टोरेट में होगा? आप इलेक्शन में जब जाते हो वोट देने, तो क्या दोनों पार्टी के बटन दबा सकते हो? नहीं। आप डिसइंटरेस्टेड तो हो ही नहीं सकते, आपको अनइंटरेस्टेड हो सकते हो। मतलब वोटिंग परसेंटेज इतना कम था कि लोगों ने कहा कि ये क्या हुआ, इस बार तो लोगों ने इलेक्शन में भाग ही नहीं लिया। आपको इंटरेस्ट ही नहीं होगा, डिसइंटरेस्ट तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिसइंटरेस्ट का मतलब है कि दोनों को बराबर बराबर वोट मिल जाएगा, और वो भी क्या, इसका मतलब है कि ऐसा कभी होगा। और अगर इलेक्टोरेट का डिसइंटरेस्टेड की बात कर रहे हो, तो इलेक्टोरेट मतलब दोनों पार्टी के प्रति निष्पक्ष था, यानी किसी का पक्ष नहीं ले रहा था। ऐसा तो इलेक्शन में होता ही नहीं है। ये वर्ड में अन लगाना पड़ेगा आपको, अनइंटरेस्टेडनेस। इसका मतलब वो दिलचस्पी नहीं लिए इलेक्शन में, वो निष्पक्ष तो हो ही नहीं सकते। हमें हमेशा एक ही बटन अलाउड है, वही बटन दबा सकते, दोनों दबा थोड़ी नहीं सकते, राइट? ये डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड के बीच में मैंने आपको डिफरेंस सिखाया। अब इसके बाद जो है वो क्रिप्टो से रिलेटेड है, नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगी आपको। सुमन क्या करे, सब कुछ पता रखना पड़ता है ना, क्योंकि इंग्लिश में पता है आपको प्रॉब्लम क्या है, इसमें ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो साइंस से है, जो ज्योग्राफी से है, तो साइंस। और उसके बाद जानते हो जो रूट है, रूट तो कई ऐसे रूट है जो बायो से रिलेटेड है, तो क्या करें? ग्रीफ का स्पेलिंग रॉन्ग है बेटा आपका, IEF होता है, प्रंजल। हर्मन पग्नेशियस का मतलब लड़ाकू होते हैं, लड़ाई करने वाले। कोरलसम, क्वेरुलस, बेलिजुरेंट, बेलिकस। सुनो आदित्य, आपका जब नोटा का बटन होता है ना, नोटा का बटन का मतलब ये नहीं होता कि मैं दोनों का पक्ष ले रही हूं, मतलब दोनों में निष्पक्ष हूं। उसका मतलब ये होता है कि मुझे दोनों पसंद नहीं है। निष्पक्ष होना और नापसंद करना दोनों अलग बात है बेटा, ठीक है? निष्पक्ष का मतलब होता है कि दोनों का मैं बराबर सुन रही हूं, ठीक है? चलो।